अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर्स MB 502T के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जो कि है डीएनए आ जेनेटिक मटेरियल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डीएनए की डिस्कवरी एज अ जेनेटिक मटेरियल किस तरह से हुई। इसके अंदर जो मेन रोल प्ले करने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तीन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। फर्स्ट डिस्कवरी ग्रिफिथ ने की थी 1928 में। फिर उसके बाद एवरी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिर मैक्लॉइड, मैकॉर्थे और हार्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से तीनों डिस्कवरीज ने मिलकर ये प्रूव किया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। पहले क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो डीएनए से पहले से जानी जाती थी, जब डीएनए डिस्कवर भी हो गया तो साइंटिस्ट जो है वो ये बिलीव करते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन होगा, क्योंकि वो डीएनए को बहुत सिंपल समझते थे। लेकिन आज के दौर में हमें कितने आराम से पता है कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो तो डीएनए के पास ही होती है। डीएनए ही है जो प्रोटीन भी बनाता है। आज हम देखेंगे कि डीएनए किस तरह से प्रूव हुआ कि वो जेनेटिक मटेरियल है। अब जो कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी? जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए थी कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, वो रेप्लिकेट करे, और जो फिनोटाइप कॉज होती है वो उसको इनकोड करती हो। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो एक किसी भी सब्सटेंस के लिए, जिसको कहा जाना था कि वो जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर ये होनी चाहिए थी। अब उन्होंने आपको स्टार्ट में बताया है कि उनको ये तो पता चल गया था कि जीन्स हैं जो फिजिकल यूनिट है क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, लेकिन उनको ये जानना कि किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल है, ये एक उनके लिए बड़ा क्वेश्चन था। अब ये तीन टाइप के एक्सपेरिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, एवरी का है, और हार्शे चेज है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ ने ये इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि एक बैक्टीरिया जो है उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, और उसको उसने प्रोसेस को कहा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था वो पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ कि उसने ये जो एक्सपेरिमेंट्स वो बेसिकली कर रहा था, ये चेक करने के लिए वो वैक्सीन बनाना चाहता था। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चल रही थी, और इन्फ्लुएंजा की वर्ल्ड के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसके बाद इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक फैली हुई थी। तो वो स्ट्रेन्स को स्टडी कर रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की। अब उसके पास, अब यहाँ पर दो वैसे तीन टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। स्ट्रेन 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन उसमें वो स्ट्रेन 2 और 3 को स्टडी कर रहा था। अब जो 2R है वो रफ स्ट्रेन है, आर से रफ। वो स्ट्रेन जो है वो डिजीज कोज नहीं करता, क्योंकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो बॉडी का डिफेंस सिस्टम उस स्ट्रेन को किल कर देता है। लेकिन जो 3S है उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने गिर्द जो है एक वो बना लेती है, इन्वेलप सा, जो कि डिफेंस सिस्टम के बैरियर को क्रॉस कर लेता है। इस वजह से जो डिजीज है वो अकर हो जाती है। अब उसने ये एक्सपेरिमेंट्स जो है ये माइस पर किया। उसने देखा, मैं अब आप लोगों को यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट है वहीं से बताऊंगी, वो आप लोग खुद देख लेंगे। अब उसने क्या देखा? उसने 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स बनाए। एक जो पहला उसका एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने क्या किया कि जो आप लोगों को ये वाली शक्ल दिखाई जा रही है, ये बेसिकली अगर हम इसको देखें, ये वाली जो शक्ल है ये शो कर रही है 2R को, यानी रफ स्ट्रेन है। अब ये रफ स्ट्रेन जो है ये इम्यून सिस्टम के बैरियर को क्रॉस नहीं कर सका, तो होस्ट का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इसको किल कर दिया। तो जो माइस थे वो सरवाइव किए। ये आप देख रहे हैं लिविंग माइस है। अब ये जो है ये 3S स्ट्रेन है। अब ये वाले जो वायरसेस हैं ये इनके पास एबिलिटी होती है कि अपने गिर्द, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये कैप्सूल बना लेते हैं। अब इसकी वजह से जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का वो किल नहीं कर सकता और डिजीज हो जाती है। तो इस केस में जो माइस था वो सरवाइव नहीं कर सका। अब उसने एक और काम किया।
उसने ये जो 3S स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड किया। अब हीट किल करने से क्या हुआ, ये वायरस जो है वो मर गए, कैप्सूल उनका कायम था, वायरस मर गए। अब उसने जब उनको इन्फेक्ट किया तो क्योंकि वो वायरस मर गया था, उस केस में जो आपके पास माइस था वो बच गया, उसको कोई डिजीज नहीं हुई। लेकिन जो उसके लिए एक चेंजिंग एक्सपेरिमेंट था वो ये वाला था। इसमें उसने क्या किया कि ये वाले स्ट्रेन को इस वाले के साथ मिक्स कर दिया। यानी उसने, ये देख रहे हैं आप, दो तरह के, उसने जो 2R था उसको हीट किल्ड 3S के साथ डाला, और उसने फिर देखा क्या कि जो माइस थे वो मर गए। अब आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब रफ स्ट्रेन उसने डाला तब माइस को कुछ नहीं हुआ, हीट किल्ड 3S को डाला तब भी माइस को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने दोनों को इकट्ठा डाल दिया तो माइस जो है वो मर गया। उसने इस चीज से ये प्रूव किया कि कोई ऐसा मटेरियल था जो कि शिफ्ट हुआ है इस हीट किल्ड स्ट्रेन से इस रफ के अंदर, क्योंकि लिविंग तो ये थे, ये तो डेड थे। उसने कहा इससे इसमें कुछ ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से ये जो ये जो आपके पास रफ वाला स्ट्रेन है ये विरुलेंट बन गया है। तो उसकी वजह से माइस के अंदर डिजीज हो गई और उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसको भी ये नहीं पता था कि ये क्या चीज है जो ट्रांसफर हुई है, लेकिन उसने ये बताया कि कुछ है जो ट्रांसफर हुआ है। तब आप इसको एक दफा हम एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को सारा कुछ बताया ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने क्या किया है कि 3S स्ट्रेन है जो कि विरुलेंट है, एक 2R है जो कि रफ स्ट्रेन है, नॉन विरुलेंट है। क्यों? क्योंकि जो 3S है वो अपने गिर्द क्या बनाता है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बनाता है, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उससे अपने आप को बचा लेता है, जिसकी वजह से होस्ट की डेथ हो जाती है। लेकिन जो 2R स्ट्रेन है उस वो कैप्सूल को नहीं बना सकता, इस वजह से जो होस्ट सिस्टम है वो उसको किल कर देता है। अब ये एक साइंटिस्ट है जिसने बताया था कि ये इसके 3 टाइप के स्ट्रेन्स हैं। और ग्रिफिथ से पहले, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पहले उनको यही लगता था कि ये एक दूसरे के अंदर चेंज नहीं हो सकते। अब ग्रिफिथ ने क्या किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसने 3S स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड किया, और उसको आप उसने डाल दिया जो 2R स्ट्रेन थे उसके साथ। अब ये सेपरेटली तो उन्होंने माइस को कुछ भी नहीं किया, सेपरेटली अभी आप लोगों ने नीचे देखा कि दोनों माइस जो हैं वो सरवाइव कर गए। लेकिन जब उसने इकट्ठा डाला तो उनको नमूनिया हो गया, तो उसको जो डेड सेल्स थे, अब आप ये देखें कि जो डेड माइस था उसके अंदर से उसको लिविंग 3S स्ट्रेन मिला था। यानी समहाउ ये जो 2R स्ट्रेन है उसने 3S स्ट्रेन को भी जिंदा कर दिया। तो कोई चीज थी जो उधर ट्रांसफर हुई थी। तो ग्रिफिथ ने ये कहा कि 2R स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है लीथल 3S में। अब वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है वो उसको अभी बात नहीं पता थी। तो अब हमें पता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। ग्रिफिथ ने कहा कि ये डीएनए है जो कि 3S स्ट्रेन में प्रेजेंट था, उसने बैक्टीरिया को मार तो दिया, लेकिन जो डीएनए होता है वो स्टेबल है, वो हीट से किल नहीं होता, तो डीएनए सरवाइव कर गया, डीएनए अलाइव था। वो जो डीएनए था वो 2R स्ट्रेन के पास गया, और क्योंकि जो 3S स्ट्रेन था उसके डीएनए में जीन थी जो कि कैप्सूल को बना सके। अब 2R और 3S में यही फर्क था कि 2R के पास कैप्सूल नहीं होता। अब उसके पास वो जीन उस डीएनए की फॉर्म में चली गई, वो कैप्सूल बना सकती है, तो 2R स्ट्रेन ने अपने गिट कैप्सूल बना लिया, और वो इस तरह लिविंग 3S में कन्वर्ट हो गया। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि वो डीएनए ही था, एवरी ने, मैक्लोइड मैकार्थी और हार्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? कुछ लोगों ने कहा क्या पता कि जो एस टाइप वाले स्ट्रेन जो उसने हीट किल्ड किए हैं वो तो हीट किल्ड प्रॉपरली हुए ही ना, हुआ बच गए और इस वजह से डिजीज होगी। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो सेपरेटली भी उसको डिजीज कॉज करनी चाहिए थी, इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया है वो म्यूटेट होके एस फॉर्म उन्होंने फिर बना ली, लेकिन आप लोगों ने देखा सेपरेट उसको करने से वो नहीं मरे, इसलिए ये इंटरप्रिटेशन भी इतनी वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगली जो उसने बताई, उसने कहा कि आर टाइप बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं,
और उसने थ्योरी दी कि ये जो कोई सब्सटेंस था जो डेड बैक्टीरिया के पास था, और वो ट्रांसफॉर्म होकर उनके अंदर चला गया है, लिविंग बैक्टीरिया के अंदर। इसको सब्सटेंस को उसने कहा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, और यही आज की ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद भी है। अब एवरी ने क्या किया था? एवरी ने ये चेक करना था कि वो मटेरियल, जो सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल कहा गया है, वो क्या है, वो प्रोटीन इन नेचर है, आरएनए इन नेचर है, या डीएनए इन नेचर है। उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिजाइन किए, और उसने आरएनएजिस, प्रोटीएजिस और डीएनएजिस से उसको ट्रीट किया। अब उसने देखा कि जब वो आरएनएजिस से ट्रीट करता है तो उसके पास जो स्ट्रेन है वो लिविंग ही रहता है वैसे। जब प्रोटीएजिस से करता है तब भी दोनों स्ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन जब उसने डीएनएजिस से किया तो जब एस स्ट्रेन जो था वो किल हो गया, और बाकी रफ ही स्ट्रेन बाकी रहा। तो इस चीज ने उसने बताया कि जो वो नेचर है उसकी, वो डीएनए। ठीक है। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा, कि एवरी ने बताया कि डीएनए ही सब्सटेंस है जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। उसने रिसर्च क्या की थी कि उसने, मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया कि उसने प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी यूज किए, उसने राइबोन्यूक्लियेसिस भी यूज किए, और उसने डीएनएसिस भी यूज किए। तो उसने केमिकल कंपोजिशन भी चेक की। तो उसने कहा कि जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है वो डीएनए से मैच करती है। ठीक है, प्रोटीन के साथ मैच नहीं करती, प्रोटीन से टोटली डिफरेंट है। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं उन्होंने भी इसको डिग्रेड नहीं किया, फिर भी कायम था। राइबोन्यूक्लियेसिस ने भी इसको डिग्रेड नहीं किया। हाँ, जो सब्सटेंस डीएनए को डिग्रेड करते हैं उसने इसको डिग्रेड कर दिया। और उसने ये भी एक्सपेरिमेंट साथ किए, उसने बताया कि ये प्रेसिपिटेट भी वैसे ही करते हैं जैसे प्योरीफाइड डीएनए करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट भी उसी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं जिस पे डीएनए करता है। तो ये जो सारे उसके छोटे छोटे मिला के एक्सपेरिमेंट्स थे, इसने प्रूव किया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। इसी के एक्सपेरिमेंट को आगे लेके चलते हुए फर्दर इसके प्रूफ में हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके साथ जो है वो मैक्लॉयड और मकार्थे भी हैं। अब उन्होंने क्या किया था, उनका भी एक एक्सपेरिमेंट आप इस तरह से देखें। उन्होंने उनको ये बात पता थी कि जब बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैक करता है तो आगे से वो डिवाइड करता है और बैक्टीरिया बस्ट हो जाता है, एंड पे वो डेड हो जाता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पकड़ा और बैक्टीरियोफेजिस में एक्सपेरिमेंट किए। अब उन्होंने इसको डिटेक्शन के लिए रेडियो एक्टिविटी को अपना टूल बनाया। अगर आप लोग स्ट्रक्चर से वाकिफ हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो डीएनए होता है उसके पास फास्फोरस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है बेसिकली उसके पास। लेकिन जो प्रोटीन है उसके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। जो प्रोटीन है उसके पास सल्फर का एटम मौजूद होता है उसकी साइड चेन्स में, लेकिन जो डीएनए है उसके कहीं स्ट्रक्चर में सल्फर नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने डीएनए को ट्रैक करने के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज किया, और आरएनए को, सॉरी, प्रोटीन को ट्रैक करने के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज किया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने वो वाले फेजेस डेवलप करने थे जिनके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर हो। ये दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने की। पहले उन्होंने क्या किया, फेज को उन्होंने इन्फेक्ट करवाया उस बैक्टीरिया के साथ जो उस मीडियम में ग्रो किए गए थे जिसके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब उसके नतीजे में उनके पास जो फेजिस एंड पे आए, उन सारे फेजिस के पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ गया। इसी तरह इन्होंने फिर जो है बैक्टीरिया को उस मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, और उसको फेजिस से इन्फेक्ट करवाया। जितने फेजिस की आगे प्रोजेनी बनी सबके पास जो है वो रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद था। अब इनके पास दो तरह का इस तरह से आ गए। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या देखा, क्योंकि अब वो ट्रैक कर रहे थे डीएनए को और आरएनए को, तो उन्होंने क्या किया, उनको ये तो पता था कि जब एक्सपेरिमेंट होता है तो जो बैक्टीरियोफेज है आप लोगों को पता होगा वो कंसिस्ट ऑफ करता है प्रोटीन और डीएनए पर। अब अगर आप ये नीचे वाली डायग्राम देखते हैं तो अगर आप इसको गौर से देखें कि ये जो है आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है बैक्टीरियोफेज का,
इसमें ये सेंटर में आप लोगों को डीएनए नजर आ रहा है, और ये जो बाकी साइड पर है ये सारी की सारी प्रोटीन है। अब अगर आप लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये आप देखेंगे ये एक बैक्टीरिया है, और इसके ऊपर आके जब ये बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो वो क्या करता है, उसकी ये जो प्रोटीन है सारी की सारी ऐसे सेल के बाहर रह जाती है, यानी बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाती, और इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है सिर्फ वो अंदर जाता है, यानी जो इसका डीएनए है वो अंदर जाता है, प्रोटीन बाहर रह जाती है। अब उनको ये चीज तो पता थी। अब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी से ट्रैक करना था कि कैसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है। अब ये जब बाहर रह जाना था, लेकिन अब उनको, हमें ये चीज इतनी डिटेल में पता है, उनको नहीं पता थी। उन्होंने क्या किया, वो चेक बेसिकली करना चाह रहे थे प्रोटीन है या आरएनए। अब उनको इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जो प्रोटीन है वो क्योंकि सेपरेट आउट हो जाती है, प्रोटीन उन्होंने रेडियो एक्टिव की हुई थी तो रेडियो एक्टिविटी बाहर आई, तो उनको पता लगा कि फेजिस जब इन्फेक्ट ऐसे करते हैं तो प्रोटीन बाहर रह जाती है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो बाहर आई थी। और जब उन्होंने मतलब वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज किया और उनको तब रेडियो एक्टिविटी अंदर मिली, तो उनको पता लगा कि डीएनए अंदर जाता है, पहले उनको ये चीज नहीं पता थी। अब हम इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया था, ये उनके आगे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। ये मीडियम है, ये मीडियम क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है। इस मीडियम के अंदर इन्होंने ग्रो करवाए, कोलाई को ग्रो करवाया और उस फेज जो थे उनको इन्फेक्ट करवाया, तो अब जो सारी फेज की प्रोजेनी थी उसके पास क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सल्फर है तो उसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो गए, क्योंकि डीएनए में तो फास्फोरस होता है। अब ये आप देख रहे हैं। अब इन्होंने ये जो पूरी ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करवाने के बाद जब उनको इस तरह से इन्फेक्ट करवाया रेडियो एक्टिव फेजिस से नॉर्मल वायरस बैक्टीरिया को, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेडियो लेबल्ड नहीं है, सिर्फ वायरस रेडियो लेबल्ड है। तो ये जो थे, अब आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है और ये जो है वो रेडियो लेबल्ड है। अब ये जो पिंक है ये इस कलर की वजह से शो किया हुआ है कि इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो इनकी जो प्रोटीन है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी आ गई। अब एक्सपेरिमेंट जब हुआ, इन्होंने इस तरह से ब्लेंडिंग की, उसको सेपरेट किया, तो उससे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर दिया, प्रोटीन जो है वो बाहर निकल गई। अब ये जो सुपर नेट, और उसके बाद उन्होंने देखा बैक्टीरिया जो है वो मर गए हैं, और इनको रेडियो एक्टिविटी जो है वो किस में मिली, सॉल्यूशन में मिली। तो इसलिए इनको पता लगा कि रेडियो एक्टिविटी क्योंकि सॉल्यूशन में है, और तो इसका मतलब है कि वहां जो प्रोटीन है वो तो सेल से बाहर निकल गई है। अब उसके बाद जो अगला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि इन्होंने जो मैं आप लोगों को मैं दोबारा से बता रही हूँ कि पहले इन्होंने बैक्टीरिया जो थे उनको ग्रो करवाया है रेडियो एक्टिव मीडियम में। अब इस केस के अंदर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है जिसमें बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो करवाए और उसको फेज से इन्फेक्ट करवाया। अब जो प्रोजेनी निकली उसमें सारे जो फेजेस थे उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए है। अब ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए वाले फेजेस हैं इनसे उन्होंने इन्फेक्ट करवाया नॉर्मल इकोलाई को, रेडियो एक्टिव इकोलाई को नहीं। अब उन्होंने नॉर्मल को जब इन्फेक्ट करवाया, अब आप लोगों को पता है प्रोटीन शेल बाहर रह गई और अंदर जो है वो उसके चला गया डीएनए। तो अब इन्होंने जब इस दोबारा से इसकी सेंट्रिफ्यूगेशन की तो उनको पता लगा कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, पैलेट के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई। तो इससे इनको पता लगा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब जो डीएनए है वो पैलेट में है, वो जेनेटिक मटेरियल है। ये बेसिकली, ये अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया। ओके। हर्षे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि पहले यही समझा जाता था कि प्रोटीन के पास हो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए उनको बहुत सिंपलर लगता था। अब उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि जब बैक्टीरियोफेजिस जो हैं वो अटैक करते हैं, बैक्टीरियोफेजिस क्या है, उनके पास डीएनए और प्रोटीन ही होता है, तो उनका डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है लेकिन प्रोटीन एंटर नहीं होती। लेकिन ये रिजल्ट उनके लिए कंक्लूसिव नहीं थे, तो उन्होंने इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। अब उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए, फास्फोरस और सल्फर के।
जो डीएनए है उसके पास फास्फोरस है, सल्फर नहीं है। तो हर्शे चेज जो था, उन्होंने क्या किया, फास्फोरस को, ये जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था उसको उन्होंने यूज किया डीएनए की रिप्रोडक्शन के लिए। और जो प्रोटीन है उसके पास सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता, तो उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो प्रोटीन को फॉलो करने के लिए यूज किया। अब उन्होंने ग्रो करवाया ईकोलाई को उस मीडियम में जिसके पास रेडियो एक्टिव सल्फर थी, और उन बैक्टीरिया को उसने इन्फेक्ट करवाया। अब जो फेजिस थे सारों के पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस आ गई। अब उसके बाद उन्होंने सेकंड बैच में ईकोलाई को ग्रो करवाया रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ। अब सारे फेजिस में रेडियो एक्टिव सल्फर आ गया। अब ये जो इन्फेक्टेड, उन्होंने अब एक सेपरेट बैच लिया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अब उन्होंने अनलेबल्ड इकोलाई लिए हैं और उनको उन्होंने इन्फेक्ट करवाया टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स में, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले फेजिस के साथ और रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले सल्फर के साथ। फिर उन्होंने उसको ब्लेंडर में से गुजारा, तो उन्होंने उसको शेयर ऑफ किया, तो जो प्रोटीन कोट थे वो उतर गए, और इन्फेक्ट कल्चर्ड एंड द इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल जो है वो बस्ट हो गए और न्यू फेज पार्टिकल निकल आए। अब उन्होंने क्या देखा कि जब वो यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर वाले को, तो जो ज्यादातर रेडियो एक्टिविटी है वो प्रोटीन कोट के साथ सेपरेट हो गई, जैसे ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और जब उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज किया तो उन्होंने देखा कि जो प्रोटीन कोट वाला सोल्यूशन है उसमें तो रेडियो एक्टिविटी है ही नहीं है, जबकि वो सेल के अंदर प्रेजेंट थी। तो जो नए फेजिस आए वो भी रेडियो एक्टिव थे। ये अब आप लोगों ने मजे की चीज देखनी है कि अब वो फेजिस जो थे, अब नए फेजिस ने रेडियो एक्टिविटी लूज कर दी, तो इससे भी उनको पता लगा कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये एक मेजर फाइंडिंग थी। अब वो जिनके अंदर आपने डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी डाली हुई थी, उनके जो डीएनए हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी थी तो वो रेडियो एक्टिव ही रहेंगे बाद में, और जिनकी जो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी थी उनकी रेडियो एक्टिविटी लूज हो जाएगी। तो उन्होंने ये देखा कि जो नए फेजिस फास्फोरस के केस में बने वो नए फेजिस सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो